जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में आप सब पढ़ेंगे इसका 10वें चैप्टर काव्य खंड। अगर आप सब गद्यखंड नहीं देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप सब प्लीज देखिए जाकर। बहुत ही अच्छे से मैंने आप सबको व्याख्या किया हूँ। और कहानी जो निबंध है गद्यखंड में पढ़ना, क्योंकि गोल्डी का दो है, एक गद्यखंड है, एक काव्य खंड बच्चों। तो गद्यखंड पूर्ण तरह से मैंने समाप्त कर दिया। अब चल रहा है आप सबको काव्य खंड क्लास 10 का हिंदी, है ना। अगर आप सब वीडियो पर नए आते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन जरूर दबा दीजिएगा बच्चों, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे जब अपलोड होता रहे, है ना। तो इन सब का पीडीएफ भी नोट्स वगैरह सबको आपको फ्री मिला है। और 2025 में अगर बोर्ड देने वाले हैं तो जरूर बढ़िया से इसको हर चीज़ को समझने का भी प्रयास करिए। आप सब कोशिश करते रहिए, क्योंकि मैं आपको तो पूर्ण तरह से जो भी बातें हैं किताब में मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो पहले हम लोग इनका 10वां चैप्टर आगे हैं। अगर आप सब काव्य खंड का 9वां चैप्टर तक नहीं सुने हैं, कविता नहीं देखे वीडियो, तो इस डिस्क्रिप्शन में सारा आप लोग को डाल रखे हैं। और आपका रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर प्ले लिस्ट बनाया गया, मैथ का अलग बनाया गया, काव्य खंड का और गद्य खंड का भी अलग अलग बना दिया गया है, जो कि आप सब बढ़िया से आके देख सकते हैं चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, तो चलते हम लोग बात करते हैं। आज 10वां चैप्टर है हमारी नींद। हमारी नींद, इनका जो कवि है वीरेंद्र अग्रवाल जी है, और ये क्लास 10 का हिंदी है, जो 2025 बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। आज हम आप सबको इसका पूरा कवि परिचय के साथ साथ पूरा कविता को भी हम समझाकर जाएं। तो अंतिम वीडियो तक जरूर बने रहिएगा और पूरा इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए आप सब, तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं कवि परिचय। तो हमारी नींद, नींद में नींद का कवि अर्थात हमारी नींद का कवि कौन है? चैप्टर का कविता का वीरेंद्र डंगवाल। कौन है? डंगवाल जी। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास 3 के बच्चों के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट। कवि परिचय अर्थात हम लोग वीरेंद्र डंगवाल जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रमुख समकालीन कवि वीरेंद्र डंगवाल जी का ये भी समकालीन किस काल के थे? हमारे समकालीन, जो अभी का जो समय होता है वही समकालीन होता है बच्चों। इनका जन्म देखिए 5 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था बच्चों। जब हमारी देश आज़ादी की तैयारियां हो रही थी, तो देश तो 15 अगस्त 1947 हुआ। उसी मंथ में, उसी ईयर्स में हमारे कवि, मतलब 15 अगस्त के दौरान भारत के आज़ादी के दौरान ही हमारे वीरेंद्र डंगवाल जी का जन्म हुआ। कितना सौभाग्य की बात है ना। चलिए, और ये टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में जन्म इनका हुआ था। ये शायद जिला का नाम है और वो राज्य का नाम है उत्तरांचल। तो टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था, इनका वीरेंद्र डंगवाल जी का। शुरुआती शिक्षा की बात करें बच्चों, तो सहारनपुर और कानपुर, बरेली, नैनीताल में किए थे। शुरुआती जो स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है हमारे वहाँ, ये सहारनपुर में जाकर और कानपुर और बरेली, नैनीताल में किए थे हमारे डंगवाल जी। डंगवाल जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आए कि डंगवाल जी किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो याद रखना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे कवि डंगवाल जी एमए किए थे। मैंने बताया था एमए का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, समझ रहे हैं। चलिए, यहीं से अर्थात इलाहाबाद से विश्वविद्यालय से यहीं से हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लीट की उपाधि प्राप्त की। डी लीट की उपाधि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही डी लीट की उनको उपाधि मिली थी। ये भी एक तरह से पद है बच्चों, पद जैसे एमए, बीए, ये सब पद है, यानी कोर्स एक तरह से, क्या समझिए, कोर्स है। ठीक है, तो किए थे डंगवाल जी 1971 में ईस्वी से बरेली कॉलेज में अध्यापन किए। अध्यापन समझते होंगे, पढ़ाई करना, एक अध्यापक होना। तो अध्यापक का मतलब ये होता है बच्चों कि उस कॉलेज में टीचर रहना। तो ये अध्यापन किए अर्थात स्टडी किए। ठीक है,
कब किए थे? 1971 में, 1971 में बरेली कॉलेज में। क्वेश्चन पूछेगा बरेली कॉलेज में हमारे डंगवाल जी किस वर्ष अध्यापन किए थे? तो 1971 में। ठीक है। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी रहे, यानी दोनों रूप में पत्रकारिता के रूप में ये प्रेजेंटेड रहे हैं हमारे डंगवाल जी। दो हिंदी और अंग्रेजी विषयों में पत्र जो होता है, पत्र को लिखना वही लिखते थे। इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक लेखन भी किए, अर्थात इनका एक इलाहाबाद में एक प्रकाशित हुआ था रचना अमृत प्रभात का, अमृत प्रभात बच्चों। और इसी में अमृत प्रभात समझिए कि रचना है, ग्रंथ है, संग्रह है, वहीं से इनका एक शीर्षक निकला, यानी कि लिखे थे इसी से, इसी में से घूमता आईना। घूमता आईना भी इन्हीं का रचना है, जो कहाँ से लिया गया है? अमृत, अमृत प्रभात से। ठीक है, याद रखना, याद रखिएगा ना, बिल्कुल। वे दैनिक, दैनिक मतलब रोज, दैनिक अमर उजाला के संपादिका सलाहकार भी रहे। तो याद रखना, वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे। कौन? डंगवाल जी। सन की बात होती है 1991 में, 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया। इसी दुनिया इनका पहला जो संग्रह है बच्चों, जो क्या है ये? कविता संग्रह। इनका पहला संग्रह कब हुआ था प्रकाशित? तो याद रखना 1991 में, अर्थात 1991 ईस्वी में इनका पहला कविता प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम है कविता का इस दुनिया। क्या नाम है? इस दुनिया, इस दुनिया, याद रखना। चलो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो बनती बच्चों सबको। कहते हैं आगे, दुष्ट चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर इनका एक दुष्ट चक्र सृष्टा है, इनका भी एक काव्य रचना है, संग्रह है, जो लिखे थे। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला था? दुष्ट चक्र सृष्टा से, हाँ सृष्टा से, सृष्टा से याद रखना, सृष्टा से। जब सृष्टा, दुष्ट चक्र सृष्टा लिखते हैं हमारे कवि, रचना करते हैं काव्य का, तो उसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलते हैं डंगवाल जी का। इसी दुनिया में, इसी दुनिया इनका, मैंने बताया था, इसी दुनिया इनका पहला संग्रह है, जो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी दुनिया पर जब लिखते हैं तो इनको रघुवीर सहाय स्मृति मिलती है। ये भी एक तरह से पुरस्कार है बच्चों, इनको नोबेल जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी मिला था जब इसी दुनिया पर लिखा था। ठीक है, तो दुष्ट चक्र में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और देखा जाए तो इसी दुनिया में जो लिखे थे का पहला कविता इनका जो है रघुवीर सहाय, इनको पुरस्कारित किया गया। श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार मिला इनको। और कविता के लिए शमशेर सम्मान मिला इनको। जब कविता लिखे हैं तो इनको शमशेर सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ। तो देखा जाए, एक पुरस्कार, दो पुरस्कार रघुवीर, तीन, एक, चार पुरस्कार इनको टोटल मिल चुका है ना। आगे, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत के कवि, तुर्की के महाकवि कौन है बच्चों? तो नाजिम हिकमत। याद रखना, तुर्की के कहेगा, तुर्की के महाकवि कौन है? नाजिम हिकमत। ठीक है, जब इनका कविता जो था इनका कविता का अनुवाद पहल पुस्तक के रूप में, याद रखना, तुर्की के महाकवि ये भी है, यानी कवि है ये भी, जो तुर्की के रहने वाला, इनका एक पहल पुस्तिका कह सकते हैं, अनुवाद के रूप में जाना जाता है, जो पहल पुस्तक। तो पहल पुस्तक किसका है? तुर्की महाकाव्य का, यानी कि नाजिम हिकमत का। एक तुर्की का महाकवि है, महान कवि जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पहल पुस्तक नाजिम हिकमत के द्वारा इनका रूप में अनुवाद किया था। ठीक है, याद रखना। डंगवाल जी का कविता संग्रह दुष्चक्र से में सृष्टा से यह हमारी नींद लिया गया है। याद रखना, प्रस्तुत है जो हमारे नींद है बच्चों, किस संग्रह से लिया गया है? तो याद रखना, जो लिखे थे ये दुष्चक्र सृष्टा, वहीं से इनका हमारी नींद लिया गया है कविता को। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारी नींद किस संग्रह से लिया गया है? दुष्चक्र सृष्टा से लिया गया। याद रखना, बिल्कुल, है ना। चलिए,
ये जो कविता है बच्चों, देखिए क्या ये हमें संदेश देती है ना। कहता है कि सुविधा भोगी समझते हैं ना, हर चीज को सुविधा। घर पे लेटे हैं, हमारे पास चाय आ रहा है, खाना आ रहा है हमारे पास, हम केवल लेटे लेटे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। आज के मानव यही हो गया ना। क्या चाहता है आज के मानव? आराम, सुविधा हर चीज का। जहाँ पर हम हैं बैठे वहीं पर रहें, न कहीं कहीं जाना न कहीं आना, हमारे पास खाना आए, और हो सकता है आने वाले समय में लोग खिलाने वाला भी हो जाएगा। इतना लोग आज के डेट में देखा जाए, आज के समय में देखा जाए, इतना आराम खोजता है। तो उसी को लेकर हमारे कवि यहाँ पर चिंतित है, दुखी है, जो बता रहे हैं। सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाली जीवन का चित्रण किया गया है। देखो बच्चों, हमारी नींद यही संदेश देगा आप सबको कि आप अगर सो रहे हैं, तो ऐसा ना समझिए कि दुनिया आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस टाइम आप सो रहे हैं तो कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, जिस टाइम आप सो रहे हैं तो कोई बच्चा काम भी कर रहा होगा, जिस टाइम आप सो रहे हैं तो कोई पेड़ बढ़ रहा होगा, कोई चेतन ऊपर की ओर उग रहा होगा, जिस टाइम आप सो रहे हैं किसी का मृत्यु हो गया होगा। तो कह सकते बच्चों, अगर आप सो रहे हैं तो ये मत समझिए कि कुछ आगे नहीं हो रहा है। आपको सोने के दौरान बहुत कुछ हो रहा है। हर प्राकृतिक आगे की ओर बढ़ रहा है, और प्रकृति के साथ साथ मानव लोग भी बढ़ रहा है। अगर आप सो रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि हम तो सो रहे हैं, पूरा दुनिया भी सो रहा, प्राकृतिक चीजों सो रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो समझिए कि समय भी चल रहा है, समय रुका हुआ नहीं। जिस टाइम आप सो रहे हैं, आपकी माँ जाकर खाना बना ली। जिस टाइम आप सो रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जाकर आ भी गया। जिस टाइम आप सो रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ लिख कर स्कूल भी चला गया। जिस टाइम आप सो रहे हैं, उस टाइम कोई पेड़ थोड़ा सा बढ़ गया। तो यानी कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि हम अगर सोते रह जाएंगे तो हमारा जीवन सोने में बीत जाए, है ना। तो कभी यही कहना चाहता है बच्चों कि आप बिल्कुल सोइए, और ये मत समझिए कि दुनिया आगे नहीं बढ़ रही है। दुनिया जहाँ, जैसे कि आप सोच रहे हो कि हम सो रहे हैं तो पूरा लोग सो रहा, ऐसा नहीं है। हम सो रहे हैं तो कोई ना कुछ कर रहा है। कभी यह संदेश देना चाहते हैं कि सोने के बाद भी कार्य हो रहा, सोने के बाद भी हर लोग अपना अपना चीजें कर रहे हैं। प्राकृतिक से लेकर मानव लोग भी हर चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी यही संदेश दे रहे हैं कि सोने के पश्चात बहुत चीज का परिवर्तन भी हो रहा है। आप रात में सो रहे हैं, सोते सोते सुबह हो गई, परिवर्तन तो हुआ ना। दिन से रात, रात से दिन हो गया। आप जब सो रहे हैं तो किसी बच्चा का जन्म हो गया, आप जब सो रहे किसी बूढ़ा का मृत्यु हो गया। तो कह सकते बच्चों कि आप सोने के दौरान बहुत कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ ना भी। तो ना हो रहा है ये तो गलत है, हो रहा ये बिल्कुल बात सही, 100% ये सही बच्चों। चलिए कविता पढ़ाते हैं। कवि क्या कहना चाहता है अपना कविता के माध्यम से? हमारी नींद क्या है? हमारी नींद, ठीक है। कहते हैं बच्चों, जीवन को सोना बना दो या तो जीवन को सोने बिता दो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप पर डिपेंड करता है बच्चों कि हम जीवन को किस प्रकार अपना समय को व्यतीत करें, या हम सोने में बिता दें या तो जीवन को हम अपना सोना बना दें, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हर चीज हम कर रहे हैं तो फिर मेहनत कंटिन्यू करते रहें, सही तरीका से, सही डिसीजन के अनुसार, ठीक है। हमारी नींद, कभी क्या कहते हैं सुनिएगा, मेरी नींद के दौरान
कभी कहते हैं मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़। जब हम सो रहे हो बच्चों तो कुछ इंच पेड़ बढ़ गया। आगे कहते हैं कुछ सूत पौध बढ़ गई, पौधा। कभी कहना चाहते हैं कि जब मैं सो रहा हूं तो पेड़ का कुछ इंच भाग बढ़ गया। कोई पौधा का कुछ इंच सूत बढ़ गया। अंकुर ने अपना नाम मात्र कोमल सींगों से ढकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। जो अंकुर होता, जैसे बादाम का देखा जाए, बादाम को हम अगर लेते हैं थोड़ा सा अंकुर उसका, तो उसका जो ऊपर वाला भाग रहता है वो भी फूट कर निकल गया जिस समय हम सो रहे हैं। तो जिस समय हम सो रहे हैं तो पेड़ का कुछ इंच भाग बढ़ गया। जिस समय हम सो रहे हैं कुछ पौधे का सूत बढ़ गया। जिस समय हम सो रहे हैं किसी पौधे का या किसी जीव का कार्य, किसी पौधे क्या कह सकते हैं उसे हम, बादाम का, अंकुर का कुछ उसका भाग बढ़ गया। तो कभी कभी यही कहना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, पहला स्टैंडर्ड जिसका पास हुआ स्टैंडर्ड बाबू, पहले स्टैंडर्ड में यही कहना चाहते हैं कभी कभी कहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है। आराम की नींद सो रहा दम सुविधा के अनुसार, लेकिन प्राकृतिक विकास क्रम का अनिवार्यता जारी रखता है। वो अपना काम जारी रखता है प्राकृतिक। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं तो वो भी सो रहा, वो अपना काम कर रहा। हमारी नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ बढ़ गया तथा कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। बीज अंकुरित होकर ढकेलने लगता है जब समय हम सो रहे हैं। जिस समय हम सो रहे थे कुछ पेड़ का इंच बढ़ गया, कुछ पौधे का सूत बढ़ गया, कुछ जो हमारे अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित बीज जो बीज होता है, बीज जैसे बादाम का बीज ले लीजिए, उसका ढकेल कर कुछ उसका शीर्ष बढ़ गया, ऊपर वाला जो होता है वो बढ़ गया। तो सोने के दौरान आज का मनुष्य सुविधा भोगी हो गया, आराम से सो रहा और वो समझता है कि हम सो रहे हैं तो लोग सब सो रहा है। प्राकृतिक अपना काम जारी रखता है। कभी यही यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य आज के सुविधा भोगी बन गया, आराम से सो रहा, लेकिन प्राकृतिक अपना धीरे धीरे काम अनिवार्यता के अनुसार करते जा रहा, वो कभी सोता नहीं। अगला स्टेंजर में कहता है बच्चों ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कविता है ये। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। कहने का अर्थ है बच्चों कि मक्खी का जो जीवन काल होता है एक दिन का होता है बच्चों, 24 घंटा का। उस 24 घंटा में या तो मर जाएगा या तो जिंदा रहेगा, या तो जिंदा रहेगा तो कई मक्खियां मर जाएगी, कई मक्खियां मर भी गया तो कई मक्खियां उसने जन्म भी ले लिया। तो एक मक्खी का जो होता है, मक्खी का जो जीवन काल होता है एक दिन का होता है बच्चों, 24 घंटा का मात्र। कई शिशु पैदा भी हुए उसी समय, कई बच्चों जिस समय हम सो रहे हैं तो कोई मक्खी का जीवन काल भी पूरा हो गया। जब हम सो रहे हैं तो कई बच्चों का जन्म भी हो गया और उनमें से कई तो मारे भी गए। जब हम सो रहे हैं तो कितने बच्चों का जन्म भी हो गया, उसी दौरान कई बच्चों का भी मृत्यु भी हो गया। जब जिस समय हम सो रहे हैं कितना बच्चों जन्म भी लिया, कई बच्चों मारे भी गए अर्थात मर भी गए। दंगे हो गए, जब हम जिस समय सो रहे हैं कहीं दंगे चल रहे हैं, कहीं आगजनी, जहाँ कहीं पर आग लग गई, कहीं पर बमबारी हो गया। समझ रहे बात को? तो जिस समय हम सो रहे हैं एक मक्खी का भी जीवन काल पूरा हो जाता है। जिस समय हम सो रहे होंगे, सो रहे हैं, कोई बच्चा का जन्म हो गया, कोई बच्चा का मृत्यु भी हो गया। कई जब हम सो रहे हैं तो कहीं दंगे हो गए। जब हम सुबह उठ कर न्यूज़ खोलते बच्चों, टीवी खोलते ऑन करते हैं, आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। इस पर हाँ, लोगों पर
इस प्रकार की न्यूज खोलते हैं, या तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ युद्ध होना शुरू हो गया, बमबारी हो गया। आज के ताजा खबर, आज के ताजा खबर, गया बिहार में, गया बिहार के स्थान पर वहां के लोगों पर आगजनी, आग लग गया मार्केटों में, मॉलों में। जब आप सो रहे हैं तो बहुत कुछ हो रहा है बच्चे, ऐसा मत समझिएगा कि हम सो रहे हैं तो जीवन आगे नहीं बढ़ रहा बच्चे, बिल्कुल बढ़ रहा है। उम्मीद करूंगा सब समझ में आ रहा। कभी एक मक्खी का माध्यम से दिनहीन लोगों के जीवन की दशा के विषय में कहता है कि उसके बच्चे दीनता, मतलब दीनता के कारण मारे गए। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दीनता कारण उसके बच्चे मारे गए, अथवा कह सकते हैं अत्याचारों को कोप के शिकार हो गए हैं, जो दंगा के आगजनी और बमबारी में मारे गए। कवि का यही कहना है इस पंक्ति के माध्यम से। तो दीनहीनता के बारे में बताया गया कि दीनहीनता के कारण कह सकते उसका बच्चा का मारे गए हैं, या तो अत्याचारों के कोप के शिकार हो गए हैं, या अत्याचारों लोग ने बमबारी कर दिया है, कहीं जाके दंगा कर दिया। तो जिस समय सो रहे ये काम हो गया, और जब हम उठते हैं तो ताजा खबर सुन लीजिए। अगला, अब यहाँ से कभी देखिए क्या कहते हैं, दूसरा रेल अर्थात दूसरा यहाँ पर से रूट पकड़ते हैं हमारे कवि। तीसरे स्टैंजा में क्या कहते हैं, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर पर। गरीब बस्तियों में भी, गरीब बस्ती समझते हैं आप सब, जहाँ पर लोग गरीब ये झोपड़ी में रहते हैं, टूटा फूटा झोपड़ी में रहते हैं, उसे हम लोग गरीब कहते हैं बच्चों, है ना। तो धमाके से हुआ देवी जागरण, गरीब है लेकिन जागरण धमाकेदार कर रहा, लाउड स्पीकर में इतना डीजे बजा रहा तेज में कि अगला देखकर, अमीर लोग भी देखकर नाखुश हो जाता है कि गरीब होकर इतना अच्छा से प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा से इतना जागरण कर रहा, देख कर ही क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। कभी कहते हैं कि जहाँ लोग झुग्गी, जिक्र कहते हैं हम लोग झोपड़ी में बन रहना, अपना बना उना कर में रहने वाले गरीब लोग, जो केवल किसी तरह से अपने पेट के आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानता। गरीब लोग यही तो चाहता है कि हम अपना पेट किसी प्रकार हम कमाकर अपना शांत करें, ये नहीं चाहता गरीब, कुछ नहीं जानता, वही जानता है केवल हमें पेट में खाना चाहिए। वहां भी विलासी भोगी देने वाला जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम में भी आड़ में लाउड स्पीकर बजकर ठगने का कार्य करते हैं। और कितना लोग, जैसे कि यहाँ पर ये कभी कहना चाहते हैं, यहाँ से ये अपना पैटर्न कह सकते हैं, अपना रूट चेंज कर दिए हैं। गरीब लोग यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कभी कि गरीब जितने भी लोग होते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, है ना, जहाँ पर जागरण होते हैं, जागरण होने के बाद वहाँ पर जो भी होता है कार्यक्रम, भंडारा वगैरह, है ना, उसमें खाना पीना खाते हैं। लेकिन और भी यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर गरीब अमीरों को बात भी हो रहा, यहाँ पर अमीर आके लोगों को बहुत ही गरीब पर अत्याचार भी करता, सताता भी है। यहाँ पर यही कभी कहना चाहता है तीसरा स्टैंजा में। आगे कहता है, याने साधन तो सभी जुटा लिया है, मैंने याने साधन तो बहुत जुटा लिया, मनुष्य तो सारे साधन जुटा लिया, फिर भी क्यों सर, फिर भी क्यों सुविधा भोगी है, सभी जुटा लिया है अत्याचारों ने, मगर जीवन अठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। इस पंक्ति से कभी यही कहना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करने के बावजूद अपने हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते। यहाँ पर यही कभी कहना चाहते हैं कि अत्याचार करने वाले सुख भोग के सारे साधन जमा तो कर लेते हैं, लेकिन वो जीवन भर खुश नहीं रहते। जितना लोग अत्याचार करने वाले सुख भोग तो सारे साधन कर लेता है, लेकिन अपना जीवन में वो खुशी जो रहता है उसके पास नहीं रहता, अत्याचार करने वालों के पास। अति स्वभाव कारण अन्याय बंद करना नहीं चाहते, सब चीज प्राप्त करता लेकिन अन्याय करना बंद लास्ट तक नहीं करता है। जो अत्याचारी होता है, जो अमीर लोग होता है ना,
उनका जुल्म बढ़ते ही जाता है, गरीबों पर जुल्म देता ही रहता है, सताता ही रहता है। तो यहाँ पर गरीबों और अमीरों को थोड़ा सा यहाँ पर कवि ने चर्चा किए हैं कि किस प्रकार गरीबों के साथ अत्याचार होता है। समझ रहे हैं? तो चौथा स्टेंजा में यही कहना चाहते हैं कि कितनों भी अत्याचार करने वाला अपना सुख भोग को भी आजमा लेगा, अपना लेगा, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं आएगा। उसका अत्याचार करना ये उसका स्वभाव हो जाता है कि अन्याय करना छोड़ता ही नहीं, अन्याय करते ही जाता ही है। लेकिन गरीब एक ऐसा होता है व्यक्ति, गरीब ऐसा मनुष्य होता है जो इस चीज को भी सहन करते रहता है। मैंने पिछला बार बताया कि सहन वेदना है मनुष्य, मैंने बताया था पिछला क्लास में जब आप सबको पढ़ा रहे हैं, क्या भारत माता चैप्टर पढ़ा था, स्मितानंद पद जी ने लिखे, है ना? तो समझ गए होंगे बढ़िया से। तो उनका जुल्म ही उस पर बढ़ते जाता है, अत्याचार करने वालों पर, किस पर? गरीबों। तो कभी चौथा स्टेंजा में ये कहता है कि अत्याचार करने वाला अपना सुख भोग तो जमा कर लेता है, खुश तो कह सकते रह भी लेगा, लेकिन उसका अन्याय करना उसका स्वभाव बन जाता है। वो अन्याय करना बंद नहीं करता, जुल्म उस पर ढालते ही रहता है। चौथा स्टेंजा के माध्यम से यही कवि कहना चाहते हैं। पांचवा स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं सुनिएगा। और लोग भी है, और लोग भी है, कई लोग है अभी भी, कई लोग है अभी भी, और लोग है, कई लोग है अभी भी, जो भूले नहीं करना, जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनका। और लोग भी। अब इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते तो ध्यान सुनिएगा। कभी कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं, आज भी कई ऐसे लोग हैं, अनेकों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपना सुविधा को त्याग नहीं करना चाहते। मैं सुविधा प्राप्त करके रहूंगा, मेरे जहाँ पर मैं सोता हूँ बिस्तर पर, वहां पर पानी आएगा, चाय आएगा, खाना आएगा, है ना? आने वाला समय में लगता है ना मुझे हिसाब से कि लोग मनुष्य को खिलाने वाला भी अब होगा। इतना सुविधा लोग खोज रहे हैं आज के समय में। तो कभी कहते हैं कि आप भी वैसे अभी भी वैसे अनेक मनुष्य हैं, लोग हैं, जो अपने सुविधा को त्याग नहीं करना चाहते। तो जनता अत्याचारों को, जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। कहने का अर्थ ये है कि अत्याचारों करने वाला तो अपना सुविधा तो खोज रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं, सुख सुविधा कर रहे हैं, लेकिन जो ये चीज अत्याचारों को सह रहे हैं गरीबों, वो अभी तक भूलना नहीं चाहते, मतलब इनकार करना नहीं चाहते, इनकार नहीं भूलते हैं, है ना? यानी सॉरी, विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अभी भी कई ऐसा लोग है, ऐसा नहीं है कि हमारा देश आजाद होने के पहले की बात है कि लोग अपना सुविधा के अनुसार अपना, अभी भी ऐसा है, अभी भी अनेकों लोग हैं बच्चों कि अपना सुविधा के लिए लोगों पर अत्याचार कर रहा है। जो अत्याचार कर रहा है वो अपना सुविधा तो हो ही रहा, लेकिन वो जुल्म करना नहीं भूल रहा, और जो जुल्म सह रहा है, जो गरीब लोग है, ये चीज को भी पता करना है। मतलब गरीब लोग तो साथ तो रहा, लेकिन ये चीज को इनकार भी गरीब लोग नहीं कर भूल रहा, मतलब सह तो रहा है वो, लेकिन भूल नहीं रहा, भूल नहीं रहा गरीब। तो पहला स्टेंजा में यही कभी कहना चाहते हैं कि हम जिस समय सो रहे होंगे उस समय पेड़ का इंच बढ़ गया, कोई पौधा का सूद बढ़ जाता है ना? कोई बीज अंकुरित होकर उसका फुंदी से निकल जाता है, अर्थात वो ही बढ़ जाता है। जिस समय हम सो रहे थे एक मक्खी का काल चक्र पूरा हो जाता है, जिस समय हम सो रहे थे कई बच्चों का जन्म हो जाता है, कई बच्चों का मृत्यु भी हो जाता है, और कहीं दंगे भी हो जाता है, तो कहीं आग लग जाती है, कहीं बमबारी भी हो जाती है। अब तीसरा स्टेंजा में तो गरीब बस्तियों के बारे में बोला कि आज की गरीबों को लोगों पर जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है,
वो शायद स्वभाव ही हो गया अत्याचार करने वालों को। और यहाँ पर गरीबों को कह सकते हैं ज़्यादा सताया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? अत्याचार करने वाला आज सुख सुविधा अपना खोज रहा है और उसका स्वभाव बन गया है अत्याचार करना। और हमारा स्वभाव बन गया, जो सह रहे हैं उनका भी स्वभाव हो गया अत्याचार को सहना। कभी यही कहना चाहते हैं, है ना? तो ये आप लोग का चैप्टर आ गया बच्चों, बहुत ही एक जबरदस्त चैप्टर था। तो ये आप लोग का खत्म हो गया। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बीमा की रचना करता है, उसे स्पष्ट करिए। वही बीमा जो हमारी नींद, जो पहला है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने वाला क्या आशा है? तो मक्खी द्वारा वही कहते हैं कि हमारे जो दिन, जो हमारा जो मक्खी के जैसा हम सुविधा भोगी बन रखे हैं, और उसी के दौरान हम जब सोते हैं तो एक मक्खी का भी जीवन काल पूर्ण हो जाता है। उसी दौरान एक बच्चा का भी जन्म हो जाता है, उसी दौरान कोई बच्चा का मृत्यु भी हो जाता है। तो इसका अगर क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पूरा तरह से कहानी खत्म हो गया। ये 10वां चैप्टर था, बस 2 रह गया और अगला चैप्टर में बहुत ही आप लोग को लौट कर आऊँगा। फिर जीवनानंद दास जी लिखे वो जो चैप्टर है कविता है, बहुत ही हंसी वाला है और हंसिएगा सब, बहुत ही हंसी वाला। कवि क्या क्या कहता है उस कविता के अंदर, आप लोग शायद हंसिएगा। तो अगला चैप्टर, अगला काव्यखंड इसी का। तो आज तक यहीं तक। आप सब वीडियो को पूरा देख लिए हैं, अभी तक लाइक भी नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को बढ़िया से दोस्तों के पास, भाइयों के पास, अपना बहनों के पास जरूर शेयर करिए और इस क्लास को जरूर बताइए न्यूज़ पोजीशन के प्लेटफॉर्म पर, जिससे बच्चा इससे जुड़ पाए और फ्री का सुविधा ले पाए, है ना? चलिए, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।